नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले बड़ी खबर की। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। जवाहिरी ने भारत में अलकायदा की शाखा खोलने की बात कही थी। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा गया। अल जवाहिरी की वीडियो को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अफसरों के साथ मंथन किया। गृह मंत्रालय के इस वीडियो की जांच के आदेश दिए। आईबी और रॉ इस वीडियो की जांच करेगा। दरअसल अलकायदा की नजर अब भारत पर है और उसने भारत में आतंक फैलाने के लिए नई शाखा खोलने का ऐलान किया है। 55 मिनट का वीडियो जारी कर अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने ये बातें की। अलकायदा के इस वीडियो में अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में पैर पसारने की बात कही है। खासतौर पर भारत में कश्मीर, अहमदाबाद और असम में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की मंशा उसने जाहिर की है। इस वीडियो में आतंकी अल जवाहिरी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के विस्तार की योजना बताई है। म्यांमार और बांग्लादेश में भी वो अलकायदा को स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहले से ही अलकायदा सक्रिय है। 8 करोड़ की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जनपद पर एक घड़ी की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया और महंगे ब्रांड की एक कंपनी की 80 घड़ियां उड़ा ली। चोरी की गई एक घड़ी की कीमत 8 से 10 लाख तक बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस दुकान से 8 करोड़ की घड़ियों की चोरी हुई है उसमें सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे। चोरी की इस वारदात को बड़ी सफाई से अंजाम दिया गया। दुकान में लगे ताले और शटर सही सलामत है। सारी घड़ियों का इंश्योरेंस भी था। पुलिस को शक है कि चोरी की वारदात में दुकान से जुड़े किसी शख्स का हाथ हो सकता है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक छात्र के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अमन नाम के छात्र को एक लड़के ने पेट में चाकू मार दिया। घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। देर रात अमन खाना खाने के बाद घर से बाइक पर निकला था। तभी एक लड़के ने उसे हाथ देकर रोका और फिर चाकू से उसके पेट में एक के बाद एक 4 बार की। हमलावर के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला है। दिल्ली के गाजीपुर में एक मॉल के सामने कुछ लोगों ने किन्नर को गोली मार दी और उसे जंगल के पास फेंक दिया। पुलिस को सूचना मिली तो गंभीर स्थिति में इस किन्नर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने कोचिंग चलाने वाले एक रिटायर्ड कर्नल को गोली मार दी। हमले में कर्नल बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिटायर्ड कर्नल प्रबल प्रताप जैसे ही अपने कोचिंग संस्थान से निकले, बाइक सवार बदमाश उनके पास आ गए और पहले नाम पूछा, फिर गोली मार दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। राजस्थान के धौलपुर में एक मंचले की जमकर पिटाई हुई। ये युवक राह चलती महिलाओं से छेड़खानी कर रहा था। तब एक महिला और उसकी सास ने इसे पकड़ लिया और चप्पलों से जमकर पिटाई कर डाली। धोखाधड़ी के आरोपी कानपुर के एक स्कूल मैनेजर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में स्कूल की शिक्षिकाएं और बच्चों के अभिभावक थे। स्कूल प्रबंधक लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसे मारना पीटना जारी रखा। मारने पीटने के बाद लोगों ने स्कूल प्रबंधक को मुर्गा भी बनाया। प्रबंधक पर फ्रॉड करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसने एडमिशन के नाम पर लोगों से 3-3 महीने की फीस ले ली और फिर स्कूल बंद कर दिया। बॉलीवुड में बाल कलाकार के तौर पर मशहूर हुई श्वेता प्रसाद हैदराबाद में सेक्स रैकेट में पकड़ी गई। एक होटल में छापा मारकर श्वेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्वेता इन दिनों तेलुगु फिल्मों में काम कर रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हैदराबाद पुलिस ने बंजारा हिल्स इलाके में एक नामी ग्रामी होटल में छापा मारा, जहां अभिनेत्री श्वेता प्रसाद रंगे हाथों पकड़ी गई। एक तेलुगु चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में भी एक बार वो पकड़ी गई थी। श्वेता प्रसाद ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं थे और परिवार चलाने की जिम्मेदारी उन पर थी, इसलिए उन्हें यह करना पड़ा। श्वेता ने यह भी कहा कि लाचारी में इस तरह का काम करने वाली वो इकलौती हीरोइन नहीं। बाल कलाकार के तौर पर श्वेता मशहूर तो हुई, लेकिन बॉलीवुड में वो चल नहीं पाई। आखिरी बार वो 2006 में हिंदी फिल्म डरना जरूरी में दिखाई दी थी। इसके बाद श्वेता ने साउथ का रुख कर लिया और तेलुगु फिल्मों में काम करने लगी। श्वेता एक बाल कलाकार के तौर पर बॉलीवुड में काफी हिट हुई थी। फिल्म मकड़ी और इकबाल में उनके किरदार को काफी याद किया जाता है। मकड़ी में उनके उम्दा अभिनय के लिए साल 2002 में नेशनल अवार्ड भी मिला था। निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली की फांसी की तारीख तय हो गई है। कोहली को 10 सितंबर को फांसी दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि विशेष सीबीआई अदालत ने गाजियाबाद की डासना जेल को डेथ वारंट भेज दिया है। राष्ट्रपति ने सुरेंद्र कोहली की दया याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसे फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गईं। चूंकि गाजियाबाद की डासना जेल में फांसी देने का इंतजाम नहीं है, इसलिए उसे मेरठ जेल में फांसी दी जाएगी। कोहली को 5 मामलों में फांसी की सजा मिली है। हालांकि फांसी का मौजूदा वारंट एक लड़की की हत्या के मामले में मिला है। 2006 में हुए निठारी कांड में निचली अदालत ने कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को झटका लगा है। आरोपियों से मुलाकात के मामले में चल रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की रंजीत सिन्हा की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई थी और प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण से कहा है कि हलफनामा और सीलबंद रिपोर्ट दें। प्रशांत ने ही आरोप लगाया था कि सीबीआई डायरेक्टर आरोपियों से मिले। दरअसल प्रशांत भूषण ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर पर मुलाकात करने वाले लोगों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी और कहा था कि वो कई घोटालों के आरोपियों से मिलते रहे हैं। विजिटर डायरी से यह खुलासा हुआ है कि रंजीत सिन्हा ने 15 महीने के कार्यकाल में 50 ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके खिलाफ अदालत में मामले चल रहे हैं। इनमें 2G घोटाले और कोयला घोटाले से जुड़े अहम लोग भी शामिल हैं। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और इसे अपनी निजता का हनन बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज अमित शाह मुंबई दौरे पर है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात पर सस्पेंस भी खत्म हो चुका है। दोनों की मुलाकात होगी, हालांकि मुलाकात आज होगी या कल ये तय नहीं। पहले ऐसी खबर थी कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे में मुलाकात नहीं होने वाली है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि उद्धव ने शाह को मिलने के लिए बुलाया है, जिसे शाह ने स्वीकार कर लिया है। मुंबई में अमित शाह महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। साथ ही वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले। अमित शाह मुंबई दौरे के दौरान अपने नेताओं से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा भी करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना और बीजेपी में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तकरार बरकरार है। जम्मू के गांदरबल में बाढ़ और बाढ़ में फंसे एक शख्स के रेस्क्यू ऑपरेशन की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। मूसलाधार बारिश के बाद सिंधु नदी में अचानक आए उफान के चलते एक युवक तेज बहाव के बीच फंस गया। एक टीले पर चढ़कर इसने किसी तरह अपनी जान बचाई। युवक के टीले पर फंसे होने की खबर पाकर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने युवक तक रस्सी और लाइफ जैकेट पहुंचाई। रस्सी का दूसरा सिरा किनारे से बांधा गया। लाइफ जैकेट पहनकर ये शख्स रस्सी के सहारे धीरे धीरे किनारे तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। अचानक आई बाढ़ के चलते 9 लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ लोगों को बाहर निकाला। जम्मू के पुंछ में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर समेत 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। भारी बारिश के चलते मलबा एक बंकर पर जा गिरा, जिसमें इंस्पेक्टर की मौत हो गई। वहीं पानी के प्रकोप से सड़कें भी तबाह हो गई। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है, जिसमें गाड़ियां डूब गई। कई इमारतों को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। सेना ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। गुजरात के पाटन जिले में हुई भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नदियां उफान पर हैं। यहां के बिहोना इलाके में नदी का पानी सड़क से होकर बह रहा है, जिससे बिहोना सिद्धपुर मार्ग बंद हो गया है। बीते 6 दिन से पाटन में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। स्कूल कॉलेजों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। असम में भारी बारिश और बाढ़ से बुरी हालत है। धुबरी जिले के कई इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नदियों में उफान के चलते तटीय इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में आई उफान के चलते असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गोलपाड़ा जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं और यहां चारों तरफ समंदर जैसा नजारा दिखने लगा है। असम के गोलाघाट में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ के कई इलाकों में बाढ़ के चलते झोपड़ियां और कई कच्चे मकान तबाह हो गए हैं। भारी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं और आशियाने के लिए यहां वहां भटक रहे हैं। असम का मोरीगांव जिला भी बाढ़ की चपेट में है। नदियों में आए उफान के चलते तटीय इलाकों में रहने वाले लोग घर बार छोड़ चुके हैं और सड़क किनारे ठिकाना बनाकर जैसे तैसे रह रहे हैं। हालत यह है कि नदी के तटबंध में भी दरारें आने लगी। असम के सोनितपुर जिले में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई गांव टापू की तरफ नजर आ रहे हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ की चपेट में आने से कई झोपड़ियां और पेड़ भी तबाह हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट 3 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। उनकी योजना भारत के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने की है। टोनी एबॉट ने कहा है कि परमाणु समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बेच सकेगी। मोदी सरकार बनने के बाद एबॉट भारत आने वाले पहले ऐसे पीएम हैं जो कि 7 देशों से बाहर के राष्ट्राध्यक्ष हैं। भारत यात्रा के दौरान एबॉट पीएम मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम को केरल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। वो देश के पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे जो राज्यपाल बनेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
केरल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 117 सदस्यों ने राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजकर जस्टिस सत्यशिवम की नियुक्ति की केंद्र सरकार की सिफारिश खारिज करने का अनुरोध किया है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन भी इस पर ऐतराज जाहिर कर चुका है। वहीं कांग्रेस में इस मसले पर दो राय दिखाई दे रही है। पार्टी की तरफ से आधिकारिक टिप्पणी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने इस फैसले पर सवाल उठाए, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि ऐसा करना कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा 2 दिन का है। इस दौरान वो अमेठी के कई इलाकों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी पर पार्टी के अंदर से हो रही लगातार हमलों से बचाने के लिए कांग्रेस के 16 सचिव अब चिट्ठी लिखेंगे। पार्टी महासचिवों और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्यों को लिखी जाने वाली चिट्ठी में कहा जाएगा कि हार के लिए राहुल जिम्मेदार है। चिट्ठी में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव की हार नेताओं की आपसी कलह की वजह से हुई है, राहुल गांधी के चलते नहीं। सचिव चिट्ठी लिख आरोप प्रत्यारोप बंद करने और राहुल को निशाना नहीं बनाने की अपील करेंगे। इलाहाबाद के मेजा में एक शख्स पर एक महिला ने दुधमुही बच्ची की हत्या का आरोप लगाया। आरोप है कि राजा शुक्ला ने साधना नाम की महिला को अपने खेत में जबरन काम करने के लिए कहा। साधना ने मना किया तो उसकी बच्ची को नहर में फेंक दिया। आरोपी राजा शुक्ला पूर्व ब्लॉक प्रमुख का भतीजा बताया जा रहा है। इलाके के कई लोगों ने बताया कि राजा हमेशा अपनी दबंगई दिखाता है। बच्चे की मौत के बाद राजा शुक्ला पर हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहार के हाजीपुर में सदर अस्पताल के भीतर एक बच्चे की मौत के बाद महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत होने के बाद भड़के परिजनों ने अस्पताल के अंदर खूब बवाल मचाया। हाजीपुर सदर अस्पताल के कर्मचारियों पर भी महिलाओं ने गुस्सा उतारा और हाथापाई करने लगी। अस्पताल में रखे सामान और फर्नीचर को भी लोगों ने तोड़ दिया। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत करवाया। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। एक तलाकशुदा महिला ने आदिल नाम के शख्स पर पहचान छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया। महिला का यह भी आरोप है कि उसका और उसके 2 बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। पीड़ित महिला ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपी की शिकायत के बाद आदिल ने महिला को धमकी देनी शुरू कर दी है। इस महिला का यह भी आरोप है कि अब आदिल दूसरी शादी करने के चक्कर में है। कानपुर के कल्याणपुर में रैगिंग से परेशान एक छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया है। पॉलिटेक्निक के छात्र हिमांशु की लाश हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकी मिली। हिमांशु के दोस्तों का कहना है कि वो रैगिंग से परेशान था। नोएडा में बस ट्रक की टक्कर में करीब 10 लोग जख्मी हो गए। हादसा नोएडा सेक्टर 21 के चौराहे पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों पलट गए। गुजरात के राजकोट में एक बेकाबू ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर नशे में धुत था। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि मलबे में दबने से 7 लोग जख्मी हो गए। खीरी इलाके में अमृतापुर गांव में जैक लगाकर एक मकान को ऊंचा किया जा रहा था। उसी वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। मकान गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने पहले ही रेस्क्यू शुरू कर दिया। हादसे की खबर लगते ही जेसीबी की 5 मशीनें भी मौके पर पहुंच गई। सकरा रास्ता होने की वजह से राहत बचाव काम में काफी परेशानी आई। जिले के आला अधिकारी भी हादसे की जगह पहुंच गए हैं। अभी और कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी में रेलवे फाटक पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 लड़के बाइक पर सवार होकर रेल पटरी पार कर रहे थे। उसी वक्त झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का इंतजार कर रहा एक लड़का राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। खुर्जा का रहने वाला गिरेंद्र ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ जाने के लिए पटरी पार करने के दौरान वो राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। पुलिस ने दोनों मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के अमरोहा में NH24 पर बने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर कैद हुई। टोल से गुजरी एक कार के पहिए में एक युवक की लाश फंसी हुई दिखी। तस्वीरों में साफ साफ लाश कार से लटकती दिख रही है। हैरानी की बात यह है कि इस कार के ड्राइवर ने टोल नाके पर बकायदा टोल टैक्स दिया और आराम से चला गया। कार से लटकती लाश को लेकर टोल पर ड्राइवर से किसी ने कोई सवाल नहीं किया और बड़े आराम से वो टोल देकर निकल गया।
पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त लगी जब उसे अमरोहा के रजयपुर इलाके में किजुआ की लाश मिली। ये जगह टोल नाके से थोड़ी ही दूरी पर है। मामले की जांच में लगी पुलिस ने टोल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसकी कार के टायर में चिपकी ये लाश नजर आई। और पुलिस इस कार में सवार लोगों के बारे में तफ्तीश कर रही है। पुलिस जांच कर रही है कि सड़क हादसे का नतीजा है या फिर युवक की हत्या की गई है। हैरानी इस बात की है कि जब कार टोल से गुजरी तो लाश की बाबत किसी को खबर कैसे नहीं हुई। झारखंड के जमशेदपुर में तफ्तीश कर रही है। पुलिस जांच कर रही है कि सड़क हादसे का नतीजा है या फिर युवक की हत्या की गई है। हैरानी इस बात की है कि जब कार टोल से गुजरी तो लाश की बाबत किसी को खबर कैसे नहीं हुई। झारखंड के जमशेदपुर में एक चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त कार में आग लगी उसमें ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। गनीमत रही कि आग लगते ही चारों वक्त रहते बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। कार में आग लगने की घटना परसुनी इलाके के लोको मोड़ के पास की है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। सुबह सुबह हुई इस बारिश में मौसम भी सुहाना हो गया। दिल्ली में बारिश से राहत तो मिली तो जलजमाव की आफत भी सामने आ गई। द्वारका, नसबगढ़ समेत कई इलाकों में सड़क पर पानी जमा हो गया, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हुई। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है। उपराज्यपाल ने बिजली पर सब्सिडी की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सब्सिडी 11 अगस्त से ही लागू कर दी गई। दरअसल 11 अगस्त को संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली सरकार का बजट पेश करते हुए बिजली सब्सिडी का ऐलान किया था और इसके लिए 260 करोड़ का प्रावधान किया गया था। अब उपराज्यपाल ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। अब दिल्ली में 200 यूनिट तक की बिजली खपत करने वालों को ₹1.20 प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, तो वहीं 201 से 400 यूनिट तक 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी सरकार देगी। देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुड़गांव में डीएलएफ को मिली 353 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जमीन की दोबारा नीलामी के आदेश दिए हैं। हरियाणा के हुड्डा सरकार ने डीएलएफ को 353 एकड़ जमीन आवंटित की थी, जिसके खिलाफ ग्रामीण हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट ने जमीन आवंटन तो रद्द कर दिया, हालांकि डीएलएफ को फिर से नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने की छूट जरूर दी। यूपी के आजमगढ़ में एक जज पर छेड़खानी का आरोप लगा है। एक लड़की को कलमबंद बयान के लिए जिला अदालत लाया गया था। बंद कमरे में पीड़ित का बयान हो रहा था, तभी वो भागती हुई बाहर आई और जज पर छेड़खानी का आरोप लगाया। जज पर आरोप लग रही, वहां मौजूद वकीलों ने जज के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। कानपुर में एसपी नेता सुशील उर्फ पिंकी यादव पर एक बीएसपी महिला नेता ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का नेता का आरोप है कि एसपी नेता ने उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाने के बाद साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे पार्टी में बड़ा पद दिलाने का लालच देकर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान धोखे से उसने उसका एमएमएस बना लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत करने पर उस पर तेजाब फेंकने की भी धमकी दी गई। यूपी के बहराइच में पति पत्नी के बीच हुए खूनी संघर्ष में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। रानीपुर में रहने वाले रब्बुल के रिश्तेदारों की माने तो उसके रिश्ते किसी और महिला से थे, जिसको लेकर घर में झगड़ा होता रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। एमपी के झाबुआ में हादसे के बाद जीप नदी में जा गिरी। मंदिर जा रहे करीब 15 लोग पानी की तेज धारा में बह गए। हादसे के बाद 2 साल के बच्चे की लाश नदी से निकाली गई। कई महिलाएं घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाई गई हैं। गाजियाबाद एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काम में लापरवाही बरतने वाले 55 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इनमें से 8 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। हत्या के मामले में जांच कर रही पुलिस टीम पर मृतक की गाड़ी से लाखों रुपए गायब करने का आरोप है। नागपुर के चर्चित डॉक्टर महेश चांडक के बेटे युग चांडक की हत्या के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सोमवार को युग को अगवा कर 15 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। बाद में नाले के पास उसकी लाश मिली थी। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।